पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये जो आपके पास है दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके पास होती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपके पास है दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इन ये हैं आपके पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो आपके पास है दीज आर नॉन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएमसी पैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 18 की। इससे पहले के जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट नंबर 1 अप टू टेस्ट नंबर 17, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं, इनफैक्ट आप वो लाजमी देखें अगर आप एंट्री टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है कि जो पैट टेस्ट पीएमसी ने दिए थे उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो उठा के दिए जा रहे हैं। सो इस वीडियो में, बल्कि जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने सिर्फ आपके साथ करेक्ट ऑप्शंस जो हैं उनको मार्क नहीं कराया। जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ। अगर ये फॉर एग्जांपल सेम क्वेश्चंस नहीं भी आते, इनसे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनको इजीली पिक कर सकते हैं, इजीली टिक कर सकते हैं राइट ऑप्शन। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो। बाकी की वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाए, वहाँ पे लिंक्स हैं, ठीक है। उन लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी टेस्ट देखना होगा आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट MCQ इज क्वेश्चन नंबर 59। कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज डैश। अब कार्बन और हाइड्रोजन जिन कंपाउंड्स में होते हैं दे आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कहते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, दैट इज करेक्ट। MCQ नंबर 60। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड। देखिए आयोनिक क्रिस्टल कैसे बनेंगे, जब आपके पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या है, दिस इज आयोनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब ये आयोनिक क्रिस्टल बन रहा है ना। अब जब कभी किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम किसी चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, तो उस वक्त एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब इस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, जब हमारे पास 1 मोल आयोनिक सब्सटेंस बनेगा या आयोनिक क्रिस्टल बनेगा, दैट वुड बी इट्स लेटेस्ट एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। अब अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो, ठीक है, रिवर्स का मतलब कि आप एनर्जी दे के, एनर्जी एब्जॉर्ब करा के अगर इसको वापस लेके जाएंगे, सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो आयंस में कन्वर्ट होगा, ये भी आपके पास क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी ही होगी, लेकिन इनके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर ये एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब इसको आपने नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्ब के लिए आप क्या करते हो, उतनी एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, तो वो जो एंथैल्पी होती है उसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हो। MCQ नंबर 61। इन द रेट इक्वेशन R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर स्मॉल b। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स हैं A एंड B, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ मैस एक्शन में, ठीक है, वहाँ पे आप लोग पढ़ते हो। इसी तरह जब आप रेट के बारे में पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि जो आपके पास एक्सपोनेंट्स होते हैं ये हमारे पास बताते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े होंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। आपने इनके केमिकल रिएक्शंस जो है ना वो याद कर लेने हैं, क्योंकि देखें जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेजर करते हैं। मतलब हम केमिकल रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है, थर्ड ऑर्डर है, या हमारे पास ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो आपने करने क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस जो है उनको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द ग्रुप विच लीव्स फ्रॉम अ सबस्ट्रेट इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज। आप लोगों ने पढ़ा है SN1 SN2 रिएक्शन, ठीक है, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखें वहाँ पे एक होता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है लीविंग ग्रुप। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे, तो वहाँ से हमारे पास क्या होता है, हेलोजन एटम जो है वो रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज लीविंग ग्रुप। सो वही आपसे पूछ रहा है, द ग्रुप
द ग्रुप विच लीव्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये अल्काइल हेलाइड है, ठीक है, दिस इज अल्काइल हेलाइड, हम इसको प्राइमरी कह देते हैं। अब ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं दिस इज लीविंग ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जो लीव करेगा दैट वुड बी लीविंग ग्रुप आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास है ली शेटलियर्स प्रिंसिपल इज अबाउट व्हाट। देखें ये रिएक्शन आपके पास है एक, फॉर एग्जांपल 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा, हमारे पास बनेगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब ये क्या है, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, लेकिन इसके बीच में स्टैब्लिश्ड क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। अब इक्विलिब्रियम है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो, ठीक है, अगर डिस्टर्ब मतलब आप इसके अंदर कंडीशंस चेंज कर दें, इसके अंदर थोड़ा सा रिएक्टेंट ऐड कर दें, प्रोडक्ट रिमूव कर दें या ऐड कर दें, कुछ भी कर लें, कंडीशंस आप चेंज करें, तो उस वजह से ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है इसके अंदर जो स्टैब्लिश्ड हो चुका है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ली शेटलियर प्रिंसिपल कहता है क्या है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या करता है कि उस ओरिजिनल पोजीशन को या ओरिजिनल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसको रीगेन करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कि हम इसको पढ़ते हैं फॉर इक्विलिब्रियम मिक्सचर। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड का मतलब जहाँ पे 4 कार्बन एटम्स होते हैं, CH3, CH2, CH2 and then C double bond OH. This is butyric acid. Is derived from the Latin word butyrum, which means, अब ब्यूटायरम से डिराइव हुआ है, ब्यूटायरम का मतलब क्या है वो आपसे पूछ रहा है, इट मीन्स बटर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। MCQ नंबर 65, द ब्रेक डाउन ऑफ मोलिकुलर आयन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट। आपके पास एक नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है, आप उससे क्या करते हो, एक मोलिकुलर आयन जो है वो सेपरेट करते हो या तोड़ देते हो। अब ये जो मोलिकुलर आयन आपके पास बनेगा तो उस आयन को आप क्या कहते हो, वो आपके पास बताएगा उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। यहाँ से आप मोलिकुलर आयन के बारे में डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। मोलिकुलर आयन होता क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम और एडेड टू मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड मोलिकुलर आयन, ठीक है। आपके पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, आप क्या करते हो, आप इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आपके पास आयन बन गया है ना, दिस इज नोन एज मॉलिकुलर आयन, ठीक है। देखिए आपके पास ये मीथेन है, ये आपके पास कार्बोनाइल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ये क्या आपके पास, दीज ऑल आर द मोलिकुलर आयन। These ion can be generated by passing high energy electron beam or alpha particle through a gas. अब अगर आपने आयंस मोलिकुलर आयन की फॉर्मेशन करनी है तो आप क्या करते हो कि हाई एनर्जी बीम जो होती हैं, मतलब लाइट पास कराते हैं, अल्फा पार्टिकल गैस के थ्रू पास कराएंगे तो आपके पास मोलिकुलर आयंस की फॉर्मेशन होगी। कैटायोनिक मोलिकुलर आयंस आर मोर एबंडेंट। कैटायोनिक का मतलब है जिन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दीज आर नॉन एज कैटायोनिक। दूसरा आपके पास कौन से होते हैं, एन आयोनिक। एनायोनिक कौन से होंगे, जहाँ पे मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना तो फिर आपके पास एनायोनिक की फॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपके पास कैटायोनिक आयंस की, मोलिकुलर आयंस की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये जो आपके पास आयन बनता है ना, ये इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता है, और इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पढ़ते हैं, जो कि आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 67, लैंड्स मेथड इज बेस्ड ऑन व्हाट। लैंड्स मेथड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है उसके ऊपर ये बेस करता है। सडन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कूलिंग इफेक्ट्स आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, वो सारा के सारा जॉल इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो लैंड्स मेथड जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन जॉल थॉमसन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एस अ यूनिट ऑफ एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी चेंज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या तो उसके अंदर एनर्जी इवॉल्व होती है। तो
अब यहाँ पे आपके पास राइट ऑप्शन जो बनेगा ये ऑल ऑफ दीज बनेगा, ठीक है। आप लोग उसको जॉल पर मोल भी पढ़ते हो, आप उसको किलो जॉल भी पढ़ते हो, किलो जॉल पर मोल भी पढ़ते हो। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कीटोन प्रोड्यूसेस डैश। अगर हम कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स की भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है उसके एक साइड पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होगा, सो दैट वुड बी एल्डिहाइड। इसी तरह इफ़ यू हैव अ कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों साइड पे आप उसको अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करेंगे तो दैट वुड बी कीटोन्स। अगर आप रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड्स की, सो एल्डिहाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स व्हाइल कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर द रिडक्शन। सो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा रिडक्शन ऑफ कीटोन प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 70, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट। आप लोगों ने रेट के बारे में पढ़ा हुआ है। रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, जिसको आप पढ़ते हो ना मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब ये मोल डेसीमीटर क्यूब जो है दिस इज द यूनिट फॉर कंसंट्रेशन, ठीक है। मोलैरिटी आप लोग मेजर करते हो, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस आप मेजर करते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये -3 यहाँ पे पर डेसीमीटर क्यूब होगा। और पर सेकेंड टाइम को आप किस चीज़ में मेजर करते हो, सेकेंड के अंदर। अब ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा है ना, सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, या हमें ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 71 है, दैट इज हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विद व्हाट। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो अगर वाटर मीन्स हाइड्रो या हाइड्रो का मतलब वाटर है और लाइसिस मीन्स ब्रेकेज, तो किस चीज़ से रिलेट कर रहे हो, वाटर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में आप करते हैं क्या हो कि वाटर की प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल की ब्रेकेज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रिंग। डाइमर है, ठीक है, वहां से आपके पास ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए 4। कैसे देखें, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हमारे पास है दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है डाइमर। डाई का मतलब है 2। अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में बाउंड होंगे तो उसको हम डाइमर कहेंगे। देखिए इसके अंदर कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3 और ये 4। इसका मतलब है वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जब डाइमर बनता है तो डाइमर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये यहाँ से आप लोग जो है ना डाइमर देख सकते हैं। ये आपके पास क्या है, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हमारे पास है दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये हाइड्रोजन भी इसके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टोटल ऑक्सीजन अगर आप काउंट आउट करते हो तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे इनके बीच में क्या है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम इसको रेड या पिंक कलर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपसे पूछ सकता है कि अगर डाइमर बनता है ना तो उस वक्त कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो एक डाइमर अगर बनेगा तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। MCQ number 73, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस प्रेजेंट इन वाटर एक्वेटिक लाइफ इज प्रोटेक्टेड। एक्वेटिक लाइफ होती है मैरीन, मतलब वाटर के अंदर जो लाइफ होती है ना, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर एक्वेटिक लाइफ। अब उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, जब एक्सट्रीम सर्दी होती है तो आपको पता है ना कि वाटर जो है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन वाटर के ऊपर एक लेयर सी होती है, ठीक है, आइस की, और वो किस वजह से होती है, दीज हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, इवन 9th की केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, या पीक्यूलर बिहेवियर ऑफ वाटर। वहाँ से इस क्वेश्चन को पिक किया गया, ठीक है। हमारे पास वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि क्या करती है, एक कंबल का काम करती है। जैसे आपको एक्सट्रीम सर्दी लगती है तो आप कंबल ओढ़ के सो जाते हो, ठीक है, तो आपको सर्दी से आप प्रोटेक्ट रहते हो। सेम इज द केस विद वाटर, के वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है आइस की,
जो कि अंदर का पानी होता है, मतलब समंदर का या लैक्स जो भी जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह हैं, वो प्रोटेक्ट रहती हैं, वो सर्वाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 74, द एलिमेंट विद इंटरमीडिएट वैल्यूज़ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए, एक वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा हाई, दूसरी होती है बहुत ज़्यादा लो, और तीसरी होती है इंटरमीडिएट। मतलब हाई और लो के दरमियान जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसको हम इंटरमीडिएट एनर्जी कहते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी ये है कि जब आप किसी भी मेटल को एनर्जी देते हैं, मतलब कोई भी अगर मेटल है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आप उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करोगे ना, सो वो एनर्जी जो होती है दैट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आपके पास मेटल है सोडियम, आप इसको एनर्जी दें, इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? सोडियम केटाइन की फॉर्मेशन होगी, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। एक हमारे पास होता है नॉन मेटल, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो लेस होती है। मेटल्स की जो लो है ना, दैट इज़ फॉर मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हाई, ठीक है। यहाँ पे हम हाई कर देते हैं, या चलिए यहाँ पे हाई कर देते हैं। मतलब नॉन मेटल्स जो है ना, दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। जो मेटल्स होते हैं दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में क्या होते हैं? मेटोलाइट्स होते हैं। मेटोलाइट्स वो होते हैं मतलब दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो बनेगा, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जो मेटलाइट्स होते हैं ना, इनकी इंटरमीडिएट आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, ना तो ज़्यादा होती हैं बहुत, ना बहुत ज़्यादा कम होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 75, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन इज़ व्हाट। डीनेचरेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी प्रोटीन्स की, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोसेस होता है। सो वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, जिसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल, तीसरा इक्विलिब्रियम, और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। सो जब एंजाइम एक दफ़ा, प्रोटीन्स जो है वो एक दफ़ा डीनेचर हो जाता है, ठीक है, सो दैट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। हमारे पास MCQ नंबर 76, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखें, हमारे पास सोडियम है, जीरो स्टेट में है, इसको आप रिएक्ट करवा दो क्लोरीन के साथ जो कि जीरो स्टेट में है, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, क्लोराइड आयन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम देखें, सोडियम इज मूविंग फ्रॉम 0 to +1। सिमिलरली क्लोरीन इज मूविंग फ्रॉम 0 to -1। अब यहाँ से आप लोगों ने बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। देखो, 0 जो है इट इज़ मूविंग फ्रॉम 0 to, सोडियम जो है इट इज़ मूविंग फ्रॉम 0 to +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ये +1 में जा रहा है 0 से 1, इसका मतलब है यहाँ पे स्टेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और जब कभी स्टेट इंक्रीज होती है ना, तो उसको क्या कहते हो? दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में दूसरी चीज़ क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन आपके पास है 0 स्टेट में, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कन्वर्ट होता है -1 के अंदर, प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। वैल्यू 0 से किधर जा रही है? -1 में। 0 से -1 में जाना ये होती है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। और रिडक्शन में आपके पास होता क्या है? देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे आप देखें 0 से -1 डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए हम क्या लिखते हैं? रिडक्शन। सो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। सोडियम में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इन इंडस्ट्रीज मीथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको कराया था, कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है वो भी आपको मैं करा चुका हूँ। सो इंडस्ट्रीज पे अगर हम लोगों ने मीथेनॉल की प्रिपरेशन करनी है, CH3OH, तो वो हम करते हैं वाटर गैस से। सो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अब वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हो? दैट इज नोन एज वाटर गैस। ये जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनती है मीथेनॉल, बल्कि बनता है मीथेनॉल, ठीक है। मीथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपके पास यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट होते हैं,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 200 एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। टेम्परेचर आप लोगों ने बुक में से देख लेना है कि वो कितना होता है। इससे पहले जो पैड टेस्ट था वहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हुआ। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। बेंजीन के लिए जो रेजोनेंस एनर्जी होती है दैट इज़ 150.5 किलो जूल पर मोल। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 79 में कह रहा है कि सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट आर व्हाट। सोडियम नाइट्रेट वर्सेस कैल्शियम कार्बोनेट। पे कैल्शियम 1, ये 2 और 3 ऑक्सीजन। सो 3 + 4 और +5, यहाँ पे 5 एटम्स है। यहाँ पे आपके पास 5 है, 3 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है और 1 सोडियम है, 5 है। सो ये आपके पास दीज आर आइसोमॉर्फ। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। अब आइसोमॉर्फ होते क्या हैं? आइसोमॉर्फ ये होते हैं, देखिए सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों अलग सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है? सेम, ठीक है। आइसोमॉर्फ का मतलब है हैविंग सेम ज्योमेट्री या हैविंग सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है हुलर प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम व्हाट। जो फ्रेडरिक वूलर था, ठीक है, उसने यूरिया की प्रिपरेशन की थी किस चीज़ से? एमोनियम साइनाइड से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, वी हैव एमोनियम साइनेट। हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं यूरिया। और फ्रेडरिक वूलर जो था ना, इसने एक थ्योरी थी उसको गलत साबित किया था, दैट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। वो थ्योरी ये कहती थी कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको हम सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेडरिक वूलर ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लैब में उसने एमोनियम साइनेट, ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर है, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया था किस चीज़ के अंदर? ऑर्गेनिक यूरिया के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू डैश ओनली। अब आप लोगों ने बहुत सारे लॉज पढ़े हुए हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने एवोगाड्रोस लॉ पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने ग्राम लॉ पढ़ा हुआ है, ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है और बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। तो एवोगाड्रो लॉ पूछ रहा है कि वो कौन सी गैसेस पे एप्लीकेबल है। सो एवोगाड्रो लॉ इज एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैसेस। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 82 है। अल्केन्स मोस्टली अंडरगो डैश। अल्केन्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। आप लोगों ने डिफरेंट हाइड्रोकार्बन पढ़े हुए हैं, ठीक है। एक आपके पास हाइड्रोकार्बन की टाइप होती है कि दे आर सेचुरेटेड इन नेचर, ठीक है। सेचुरेटेड में आपके पास कौन से होते हैं? अल्केन्स, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा आप लोगों ने क्लासेस पढ़ी हुई हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें आपके पास दो टाइप के कंपाउंड आते हैं, एक हम कहते हैं अल्कीन्स, दूसरे को हम कहते हैं अल्काइंस। अब अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स कौन से केमिकल रिएक्शन देते हैं, कौन से रिएक्शंस दे सकते हैं? मोस्टली अल्केन्स जो होते हैं दे आर saturated hydrocarbons, so they can easily give substitution reaction. So option number D यहाँ पे correct होगा। MCQ number 83 में आपसे पूछ रहा है कि if ammonia is not withdrawn continuously from equilibrium mixture, its yield will be dash। yield कहते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। अब ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक प्रोसेस जिसको आप लोग कहते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि 3 moles of hydrogen react with nitrogen and it give what? NH3 which is known as ammonia। अब अगर आप देखो सो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है और अगर आप अमोनिया को विदड्रॉ नहीं करोगे, इसको बाहर नहीं निकालोगे एज अ प्रोडक्ट, तो फिर क्या होगा कि यील्ड जो होगी, प्रोडक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली निकालते जाएंगे, जैसे ही बनता है
अगर आप निकालते जाओगे तो इक्विलिब्रियम जो है इट वुड शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एमोनिया की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप इसको रिमूव नहीं करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज रिटन इन डैश। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप लोग पढ़ते हो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सेंट्रल मेटल एटम का, तो वो आप किस तरह लिखते हैं। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। हम रोमन नंबर्स जो होते हैं उनके अंदर लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोबाल्ट, ठीक है, और इसको हम अटैच कर देते हैं एमोनिया के साथ, मतलब 6 एमोनिया के लिगेंड्स अटैच कर लें इसके साथ और बाहर इसके साथ क्लोरीन जो है वो अटैच करते हैं। अब इसका नाम कैसे बनेगा, देखें यहाँ पे एमोनिया कितने अटैच हैं, 6 है ना, तो 6 को आप क्या कहते हो हेक्सा, और एमोनिया को आप लोग पढ़ते हैं एमाइन, तो ये बन जाएगा हेक्सा एमाइन। और सेंट्रल एटम कौन सा है, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ऊपर जो स्टेट होगी दैट इज 3, तो हम 3 को ऐसे लिख लेते हैं। और बाहर जो नेगेटिव आयन है वो कौन सा है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्लोराइड। एक्चुअली क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ये जो नंबर है ये कौन सा है, दिस इज रोमन नंबर। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है तो ये होगा 10⁻⁻11 मीटर, ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस आर एट एसटीपी आर सेम एट एसटीपी द वॉल्यूम विल बी। अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस है, मतलब ए है, बी है, सी है, दीज आर डिफरेंट गैसेस। अब इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर वो सारे मॉलिक्यूल्स सेम हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, एसटीपी क्या होता है, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहाँ पे आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है कि इनका वॉल्यूम क्या होगा। सो याद रखें कि दैट वुड बी सेम, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। एसटीपी भी वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना वॉल्यूम जो है एक गैस ऑक्यूपाई करती है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म किसके अंदर होती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा हमारे पास दैट वुड बी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अमीनो एसिड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इन सब के अंदर प्रॉपर्टी होती है दैट दे शो टॉटोमेरिज्म। अब व्हाट इज टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है अमीनो एसिड, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास है अमीनो एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होता है। अब इसका अगर हम एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, RCH COO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बना देते हैं NH3 पॉजिटिव। अब अगर आप देखो तो इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो गया किधर, NH2 ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, और ये जो प्रोटॉन मूव कर रहे हैं इसको हम कहते हैं मोबाइल प्रोटॉन, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म ये होता है, आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर इसको पढ़ा होगा। कीटोन्स जो हैं, कीटोन्स के अंदर भी हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं CH3 C+O और यहाँ पे लिख देते हैं CH3। अब यहाँ पे एक ऐसी शिफ्टिंग पॉसिबल है, अगर ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3C, और यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा तो ये CH2 होगा, इधर से एक प्रोटॉन निकल के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में होता है क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन सेम, लेकिन जो उनकी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन की मूवमेंट होती है वो
हो रही होती है, मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल प्रोटॉन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा होता है, और दिस शिफ्टिंग इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। सेम गोज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच। ये जो एच है ये शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग क्लोरोफिल इन लीफ। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जितना मुझे पता है इट इज़ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, बायो वालों को ज़्यादा पता होगा। और ये हमारे पास किस लिए रिक्वायर्ड होता है, जब प्लांट अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो उसकी जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज़ मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, किस तरह जो है प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे सनलाइट भी रिक्वायर्ड होती है, साथ में क्लोरोफिल भी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ ब्राउन कलर्ड गैस। अब आपसे पूछ रहा है कि वेरियस ऑप्शन आर गिवन, इसमें से आपने बताना है कि ब्राउन कलर गैस कौन सा है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 जो है इसका जो कलर होता है दैट इज़ ब्राउन। MCQ नंबर 90 में आपसे पूछ रहा है कि इन अ गैल्वेनिक सेल जिंक सल्फेट बीकर रिक्वायर डैश। देखिए गैल्वेनिक सेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 सेल्स होते हैं, ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इन्वर्टेड यू शेप सॉल्ट ब्रिज के साथ। इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इधर भी एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब इनको थोड़ा सा नंबरिंग कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, सॉरी। ये आपके पास होता है एनोड, ये आपके पास होता है कैथोड। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यहाँ पे होगा 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, यहाँ पे होगा 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये बना होता है कॉपर से मिलके, और ये बना होता है जिंक मेटल से। इसको हम एक्सटर्नली जो है कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि जिंक सल्फेट लेफ्ट बीकर रिक्वायर्ड। अब देखें 2 बीकर हैं, यह हमारे पास है लेफ्ट बीकर, ये हमारे पास है राइट बीकर। इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो तो जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है जिंक पॉजिटिव 2 के अंदर। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आयन होंगे ना, पॉजिटिव चार्जेस इस सोल्यूशन के अंदर आएंगे, क्योंकि डिस्चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करेगा किधर, टुवर्ड कॉपर। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव जिंक आयंस सॉल्यूशंस में आएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास जो बनेगा ना दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्जेस वुड बी प्रेजेंट इन अ लेफ्ट बीकर, और राइट साइड पे हमारे पास क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कॉपर जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। कॉपर आपके पास 0 स्टेट में है, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ रहे हैं जिंक से, उनको गेन करके कन्वर्ट होगा कॉपर -2 के अंदर। MCQ नंबर 92 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे OH अटैच कर दें, यहाँ पे OH अटैच कर दें, और यहाँ पे भी OH अटैच करते, बाकी वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन लगा के बैलेंस कर दें, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं 1 2 3। अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं तो इट मीन्स कि दिस इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अल्कोहल। अल्कोहल में याद रखें कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ROH, अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब है दिस इज अल्कोहल, सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है OH ग्रुप है, सो दिस इज अल्कोहल। ये जो है दिस इज ईथर, सॉरी दिस इज नॉट कीटोन, दिस इज ईथर, ठीक है। ROR फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहते हो, दिस इज ईथर्स। ये हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। डी में आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों साइड पे कार्बन एटम अटैच्ड है, सो दिस इज कीटोन्स। MCQ नंबर 94, कार्बोनाइल सिस्टम हैव नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डैश। कार्बोनाइल सिस्टम हमारे पास ये होता है C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है सो ये कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, दोज वुड गिव कैनजारो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे H और H, दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड
को आप ट्रीट करते हैं किस चीज़ के साथ, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास रिजल्टेंटली क्या बनेगा, अल्कोहल CH3OH। ये कौन सा अल्कोहल है, दिस इज मिथेनॉल, और आपके पास दूसरा क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप इसके साथ लिखते हैं O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। आपके पास इस तरह सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। या अगर आपके पास ये है बेंजीन, इसके साथ आप H लगा दें, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, दिस इज नॉन एज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को आप बेस के साथ ट्रीट कर दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इससे आपके पास क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। ये आपके पास बन जाएगा CH2OH। इसको आप लोग क्या कहते हो, दिस इज नॉन एज बेंजाइल अल्कोहल। साथ में क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, इस तरह फर्स्ट रिएक्शन में बन गया, तो वो कुछ इस तरह होगा C+O। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इस तरह, तो ये हमारे पास होगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसको आप कहते हो सोडियम बेंजोएट। अब देखें यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसलिए दीज बोथ हैव द प्रॉपर्टी टू अंडरगो कैनेंजारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे अगर आप CH3 ग्रुप अटैच कर दें, यहाँ पे अगर आप CH3 ग्रुप अटैच कर दें, तो ये जितने भी हाइड्रोजन्स हैं ना, दीज वुड एक्ट एज अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन, दीज ऑल आर द अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो वो रिएक्शन कैनेंजारो नहीं देंगे, लेकिन अगर ये नहीं होंगे अल्फा हाइड्रोजन तो दोज रिएक्शन वुड गिव कैनेंजारो रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, अ सिस्टम इज द डैश पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम की बात करते हैं ना, सो दैट इज एक्चुअली अ रियल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, वो बाउंड्री, ठीक है, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है ना, दैट इज इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी लाइन कहते हैं उसको। सिस्टम कौन सा होता है, दैट इज एनीथिंग अंडर स्टडी इज नॉन एज सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज आर डेवलप्ड ओनली फॉर फ्यू मोमेंट्स। शॉर्ट लाइफ फोर्सेज कौन सी होती हैं, दीज आर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है ना, इनको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 97 है, गैसेज आर आइडियल एट हाई डैश एंड बिकम नॉन आइडियल एट हाई डैश। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास गैसेस आइडियली बिहेव करेंगी, लेकिन अगर हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो फिर गैसेस जो है दैट वुड बिहेव एज नॉन आइडियल गैस। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अ पेप्टाइड हैविंग अप टू 10,000 अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड व्हाट। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट वुड बी पॉलीपेप्टाइड। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर आपके पास अप टू 10,000 अमीनो एसिड यूनिट्स कंबाइन होंगे तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी पेप्टाइड्स लिंकेजेस बनेंगी। अगर वो अप टू 10,000 अमीनो एसिड से बन रही है तो उसको आप पॉलीपेप्टाइड कहोगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। आप लोगों ने करना है क्या है, RX की प्रिपरेशन करनी है किस चीज़ से, ROH। ये अल्कोहल ग्रुप है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। आपने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा। सो इसका जो हमारे पास बेस्ट मेथड होगा कि आप अल्कोहल को थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दें। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, ठीक है, हम लेते हैं CH3, CH2 और OH, दिस इज़ अल्कोहल। इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं थाइनाइल क्लोराइड के साथ, दैट इज़ SOCl2, ठीक है। थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, CH2। ये OH की जगह पे हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लगा देंगे, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन लगा देंगे तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी ना। ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज़ नोन एज इथाइल क्लोराइड, ठीक है। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और HCl की फॉर्मेशन होगी। सो ये जो हमारे पास मेथड है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
नियॉन -1, ठीक है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने इस तरह लिखा है। देखें, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 10। अगर ये -1 है, इसका मतलब है कि नियॉन ने क्या किया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, -1। अब देखें, नियॉन में वैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। एक इसने गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो किस तरह होगी, 1s2, 2s2, 2p6, फिर हमारे पास क्या होगा, 3s1। ये क्या है, इसकी कन्फिग्रेशन बन जाएगी। सो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2। तो ये तो गलत है। 1s2, 2s2, 2p2, 2px2, ये यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बन रही है, ये भी गलत है। यहाँ पे 1s2, ये भी 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। 1s2, 2s2, 2p2, 2p2 और ये इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं 2 + 2 4, 6, 6 + 10, 10 + 1 11। ये इस फॉर्म में बन रहा है, लेकिन ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर 2p को हम एक्सपेंड भी करते हैं तो फिर क्या बनेगी, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, देन 3s1 तो आएगा ही। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो ये इससे मिस्टेक यहाँ पे ये हुई है, किसने यहाँ पे 2, बल्कि टोटली गलत है, ठीक है। यहाँ पे टोटली गलत है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन अगर हमारे पास -1 चार्ज की फॉर्म में है, एनाइन की फॉर्म में है, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी। इसमें जो है नन ऑफ दीज इज करेक्ट, ये सारे गलत है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 101 है। वो कहता है कि फॉर द रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इट गिव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड इट्स प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे आपके पास NaCl सॉल्ट है, H2 आपको पता है, वाटर है, HCl एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी वो कौन सी होगी, अगर ये रिएक्शन ही न्यूट्रलाइजेशन है तो एंथैल्पी भी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज करेक्ट। What is the value of enthalpy of neutralization when 1 mole of base react with 1 mole of acid? अगर आप 1 mole of acid लेते हैं, 1 mole of base लेंगे तो आपके पास salt और water की प्रोडक्शन होगी। तो वो एंथैल्पी जो है वो कितनी आनी चाहिए, दैट वुड बी -57.4 किलोजॉल पर मोल, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होती, इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 103 इन डाउन सेल कैथोड इज मेड अप ऑफ व्हाट। डाउन सेल में इससे पहले भी आपको करवा चुका हूँ कि डाउन सेल के अंदर जो कैथोड होता है दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। और इसके अंदर जो एनोड होता है ना, ये भी आप लोग याद रखें, दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डील विद व्हाट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस चीज़ के साथ आप लोग डील करते हो, वी डील विद द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्टूडेंट इसको कार्बन पिक कर लेते हैं, कार्बन के साथ उसका भाई भी है ना हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। MCQ नंबर 105 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम कैनन्ज़ारो रिएक्शन। इससे पहले अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक हमारे पास अल्कोहल बनता है, दूसरा उसके साथ एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। आप वीडियो को पीछे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम आंखें बंद करके क्या कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लेते हैं। कैनन्ज़ारो रिएक्शन में हमारे पास होता है क्या है, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है उसको आप ट्रीट करते हो बेस के साथ, अल्कोहल और सॉल्ट की फॉर्मेशन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है द पीक फॉर्म इन अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शोज नंबर ऑफ डैश ऑफ एन एलिमेंट। याद रखें कि अगर आप लोगों ने आइसोटोप्स की रिलेटिव एबंडेंस पढ़नी है ना, एबंडेंस, तो वो आप पढ़ते हो किस चीज़ के थ्रू, मास स्पेक्ट्रोमीट्री के थ्रू। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो क्लोरीन, क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन
37। आप लोगों ने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े हुए हैं, हाइड्रोजन है, फिर प्रोटियम है, फिर ड्यूट्रियम है। अब इनकी नेचर में एबंडेंस कितनी है, कितनी परसेंटेजेस हैं, मतलब क्लोरीन कितना पाया जाता है, 35 कितना पाया जाता है, क्लोरीन 37। इस तरह हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम कितनी परसेंट इनकी रिलेटिव एबंडेंस है। सो उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। और मास स्पेक्ट्रोमीट्री से हमारे पास जो ग्राफ आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज व्हाट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होता है कि अगर आपके पास ये क्यूब है, ठीक है, आप इसके अंदर एक दरमियान में आयन लगा देते हैं, आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होगा। अब स्पेस, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस वहाँ पे कितनी होगी ये आप लोगों ने बतानी है। सो दैट इज 0.32। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। सो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, आपके पास क्यूब है, अगर यहाँ पे आप एक आयन अटैच कर देते हैं ना, तो दैट वुड बी बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 108, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय व्हाट। आप सॉलिड्स पढ़ते हो, आप लिक्विड्स पढ़ते हो, गैसियस स्टेट पढ़ते हो, वहाँ पे आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हो। सो ये एक्चुअली किसने दी थी, दैट वाज ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली। सो आप लोगों ने बर्नौली को टिक कर देना है। MCQ नंबर 109, टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ पे लेड मिसिंग है, दैट इज टेट्रा इथाइल लेड। और टेट्रा इथाइल लेड जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 अटैच कर दें, यहाँ पे भी CH2 और CH3 अटैच कर दें। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। इंजन के अंदर हम ऐड करते हैं इसको ताकि नॉकिंग जो है वो कम से कम हो। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस चीज़ की एग्जांपल है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ पॉजिटिव कैटालिसिस। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट स्टेप इन SN2 रिएक्शन इज डैश। SN2 SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो SN1 के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग आयनाइजेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड की। ठीक है, हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, लेट से हम ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, दैट इज़ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और साथ में क्या होता है, जो हैलोजन आयन है, क्लोराइड आयन, ये रिमूव हो जाता है। अब देखें यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही है, आयंस की फॉर्मेशन हो रही है ना, तो इसका मतलब है फर्स्ट जो कि स्लो और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है उसमें हम आयनाइजेशन करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज इन बिटवीन वर्ड, दैट इज बिटवीन S and P ब्लॉक एलिमेंट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। सो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये जो आपके पास है दीज आर S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके पास होती हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो आपके पास है दीज आर D ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। इन ये हैं आपके पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो आपके पास है दीज आर नोन एज F ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लास्ट हमारे पास MCQ है कि विच कैरेक्टर ऑफ p ऑर्बिटल डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। p ऑर्बिटल का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है डिटरमाइन करती है। p ऑर्बिटल याद रखें कि इट इज़ डायरेक्शनल इन नेचर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। p ऑर्बिटल जो है वो कैसे डायरेक्शनल है, देखें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि p x के ऊपर भी पढ़ा होता है इस तरह, ये हमारे पास इस तरह p y के ऊपर भी होता है, और ये हमारे पास जो है इस तरह p z के अंदर। देखें दिस इज p x, दिस वन इज p y एंड दिस वन इज p z। डिफरेंट इसकी क्या है, डायरेक्शंस हैं, और यही डायरेक्शंस जो है ना ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है वो डिटरमाइन करती है। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास PMC पैड केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 18। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या ऐसे कोई क्वेश्चन है जो मुझसे रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिए, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उसका फीडबैक लाजमी दिया करें, क्या चीज़ उसके अंदर इम्प्रूव करनी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रिक्वायर्ड है, ताकि मैं उसी हिसाब से आपके लिए वीडियोस बना के अपलोड किया करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।